हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश अकेडमी। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश का सैम्पल पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है फॉर द ईयर 2020-21। सो यू ऑल नो दैट द एग्जाम पैटर्न इज दैट यू हैव टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो इस वीडियो में हम पार्ट बी कवर करेंगे जिसकी वेटेज है 40 मार्क्स और ये एक सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देना है। तो पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे रेंजिंग फ्रॉम 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस एंड 5 मार्क क्वेश्चंस। तो हमने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं और ये जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है उस सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर मैं आपके साथ सॉल्व करूँगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी। प्लीज़ फॉलो इंग्लिश अकेडमी ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू गेट इंटरेस्टिंग स्टफ रिलेटेड टू इंग्लिश एंड ऑल्सो we have compiled a lot of free content for students of class 10th. We have a lot of explanation videos, learning text and MCQs also. So we have compiled all the links in a free PDF. तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फ्री PDF का लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और जितने भी लिंक्स हैं उस कंटेंट को यूज़ करके अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नाउ वील बिगिन विद दिस वीडियो। तो हमारे पार्ट बी में सबसे पहले आता है राइटिंग सेक्शन जिसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच के। सो टोटल वेटेज इज 10 मार्क्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो सीरीज कंटिन्यू होती आ रही है पार्ट ए से। पार्ट ए में हमने क्वेश्चन 1 से 7 देखा था। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है पार्ट बी का दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। ये क्वेश्चन है लेटर राइटिंग का। तो आपके पास इसमें इंटरनल चॉइस है, आपके पास 2 ऑप्शंस है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी, 100 से 120 वर्ड्स में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। पहली लेटर है यू आर तबस्सुम और तरुण। सो इफ यू आर अ गर्ल यू आर तबस्सुम, इफ यू आर बॉय यू आर तरुण। A resident of Satyanagar colony, Bhubaneswar, Odisha. You have noticed that some residents of your colony are repeatedly flouting quarantine rules laid out during the outbreak of the COVID-19 pandemic. Write a letter to the SHO of the local police station drawing attention towards the same. Explain how such acts impact the health of the community and request immediate intervention and strict action. तो ये क्वेश्चन है लेटर टू द पुलिस का। तो इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे और आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि डिटेल में ये लेटर हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि हमारे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा सत्यानगर कॉलोनी भुवनेश्वर। देन वील लीव 1 लाइन एंड वील राइट द डेट। तो आप अपने एग्जामिनेशन की डेट, जिस दिन एग्जाम होगा वो डेट भी लिख सकते हैं और डेट का फॉर्मेट ऐसा हो सकता है। अगेन वी विल लीव 1 लाइन एंड वील राइट द रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। SHO PS दैट इज पुलिस स्टेशन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो पुलिस स्टेशन कंप्लीट भी लिख सकते हैं, सत्यानगर कॉलोनी भुवनेश्वर। अगेन वी विल लीव 1 लाइन एंड राइट द सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर एक्शन अगेंस्ट पीपल फ्लाउटिंग क्वारंटाइन रूल्स। ये सब्जेक्ट की जो लाइन है ये बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए और इसमें आपको सारा जो आपका मेन एम है लेटर का उसे इकट्ठा करके निचोड़ में लिखना है एक ही सेंटेंस में। Then again we will leave 1 line and write the salutation, sir. Then we will leave 1 line and start with the body of the letter. सबसे पहला पैराग्राफ में हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है और अपनी लेटर का जो मेन पर्पस है वो बताना होता है। I am Tabassum, a resident of Satyanagar colony. Recently I have spotted many people flouting the quarantine rules laid down by the government to control the spread of COVID-19. अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Many people in my neighborhood do not wear masks while moving at public places. Also, shoppers in the market do not follow social distancing norms. Many shopkeepers are not following the guidelines of providing hand sanitizers to the shoppers. तो यहाँ पर हमने डिटेल में प्रॉब्लम को इलेबोरेट किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे कि हम पुलिस से क्या मदद चाहते हैं। सर, this is a very dangerous situation and can lead to a drastic increase in the number of COVID-19 positive cases. So, I request you to intervene and take strict action against the defaulters.
This action is the need of the hour, expecting a quick response from you. Then complimentary close, thank you, yours sincerely, तबस्सुम सत्यानगर कॉलोनी भुवनेश्वर। तो इस तरह से फॉर्मेट फॉलो करते हुए आप एक लेटर लिखेंगे टू द पुलिस। अब हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है ऑप्शन में, वो भी एक लेटर है। यू आर वैजंती और विजय फ्रॉम प्रकाशम नगर सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश। सो इफ यू आर गर्ल योर नेम विल बी वैजंती, इफ यू आर बॉय योर नेम विल बी विजय। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में अपना नाम नहीं लिखना, आपने यही नाम लिखने हैं जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। एड्रेस भी वही लिखना है जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अगर क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ तो फिर आप कोई और एड्रेस लिख सकते हैं। Write a letter to Book Heaven Store requesting home delivery of the books, stationery and art material you had ordered telephonically. Share the reason for being unable to pick up the goods in person. Confirm your address details and a convenient time slot. तो ये जो लेटर है दिस इज काइंड ऑफ अ ऑर्डर लेटर, पर इसमें क्या है आप पहले एक बार टेलीफोन पे ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। ऑल्दो अब आप उस ऑर्डर को पिक करने नहीं जा सकते, तो आप उन्हें कह रहे हैं कि वो आपका ऑर्डर होम डिलीवर कर दें, और आपको एक रीज़न भी देना है कि आप शॉप पर ऑर्डर लेने क्यों नहीं जा सकते। तो आइए देखते हैं कि हम इसका फॉर्मेट और ये जो लेटर है ये किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, सेंडर्स एड्रेस आएगा प्रकाशम नगर सिकंदराबाद, देन वी विल लीव वन लाइन एंड राइट द डेट 12 October 2020. Again we will leave one line and write the receiver's name and address. Book Heaven Store, Sikandrabad, Andhra Pradesh. Again we will leave one line and write the subject request for home delivery of order. फिर से हम एक लाइन छोड़ के salutation लिखेंगे sir. Again we will leave one line and start with the body of the letter. Again first paragraph में हम अपने आप को introduce करेंगे और ये बताएंगे कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। I am Vaijanti, a resident of Prakasham Nagar. Yesterday I placed an order for some articles of stationery, books and art material on the phone. अब आप अपनी इशू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सेकेंड पैराग्राफ में। Unfortunately, I am unable to come to the store to pick my order due to bad health. तो आपने यहाँ पर रीज़न बता दिया कि आप स्टोर पर क्यों नहीं जा सकते। Therefore, I request you to get the below mentioned order delivered at my residence on the date and time mentioned below. तो अब इस लेटर में आपको ये सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। आपने क्या ऑर्डर प्लेस किया था टेलीफोन पर, उसकी डिटेल्स और अपना एड्रेस और किस डेट पर और कितने टाइम के बीच में, टाइम स्लॉट के बीच में आप चाहेंगे कि वो आपका ऑर्डर डिलीवर करवा दे। तो आगे देखते हैं हमने क्या डिटेल्स लिखनी है। The order is as follows. तो आप ऑर्डर में कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने लिखा है, ऐसा नहीं है कि यही ऑर्डर लिखना है, आप अपनी क्रिएटिविटी से कोई भी आइटम्स लिख सकते हैं। NCERT क्लास 9 टेक्स्ट बुक्स 1 सेट, लॉन्ग बुक्स सेट ऑफ 5 पीसेस, जेल पेन्स ब्लू इंक सेट ऑफ 10 पीसेस, स्केच बुक 100 पेजेस 1 पीस, वाटर कलर पैक ऑफ 24 शेड्स। तो ये वो ऑर्डर है जो मैंने टेलीफोन पर प्लेस किया था, और मैं एक बार फिर से ये ऑर्डर की डिटेल्स यहाँ लेटर में भी लिख रही हूँ। नाउ इन द थर्ड पैराग्राफ आई विल मेंशन अदर डिटेल्स। काइंडली गेट द ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन 13th October between 2 PM to 8 PM at फ्लैट नंबर 202 विश्वास टावर प्रकाशम नगर सिकंदराबाद। आई विल मेक द पेमेंट थ्रू UPI। प्लीज शेयर द रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कवर की है। हमने बताया है कि हमें किस डेट को डिलीवरी चाहिए, टाइम स्लॉट क्या रहेगा, हमने अपना डिटेल में एड्रेस मेंशन किया है, और फिर ये भी बताया है कि पेमेंट मोड हम कैसे करेंगे, और उनसे हमने उसकी रिक्वायर्ड डिटेल्स भी मांगी है कि अगर हमने UPI से पेमेंट करनी है तो वो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो भी हमें भेज दें। अब इस ट्रांजैक्शन में, इस लेटर में हमें अपना टेलीफोन नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम एंड में मेंशन करेंगे। थैंक यू, ये है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंक यू योर सिंसियरली। फिर हम अपना नाम लिखेंगे वैजंती एंड देन फोन नंबर। फोन नंबर में आप ऐसे क्रॉसेस भी लगा सकते हैं, यू डोंट हैव टू राइट अ रियल फोन नंबर। इन केस द फोन नंबर इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन यू विल गिव दैट फोन नंबर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। किस तरह की लेटर आपके क्वेश्चन में आई है आपने उसे उसी वे से अटेम्प्ट करना है, और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कवर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। दिस क्वेश्चन कैरीज अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास इंटरनल चॉइस है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, उनमें से हमने कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। पहली ऑप्शन है ऑप्शन ए,
The chart below displays data about the number of digital devices purchased in Rishinagar across the years 2015-2019. Write a paragraph analyzing the given data. Now this question is based on analytical paragraph. तो analytical paragraph कैसे लिखना है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इसमें कुछ जो मेन चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है वो क्या है, हमें क्वेश्चन 1 पैरा में अटेम्प्ट करना है, हमने एक पैराग्राफ लिखना है, उसमें हमें कम से कम 4 जो ट्रेंड्स हैं जो इस चार्ट से हम डिराइव कर सकते हैं वो 4 ट्रेंड्स हमने मेंशन करने, एटलीस्ट 4 ट्रेंड्स कवर करने ही करने हैं। अगर आप किसी भी एक ट्रेंड को डिटेल में कवर करेंगे तो उसे 1 ट्रेंड ही माना जाएगा। तो आपने ऐसे 4 ट्रेंड्स कवर करने हैं जिन्हें आप इस बार ग्राफ से ढूंढ सकते हैं, और फिर हमने एक कंक्लूजन भी देनी है। तो आइए देखते हैं कि एक सैंपल अटेम्प्ट है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले इस बार ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए। इसमें 2 बार्स हैं, एक बार है ब्लैक कलर की जो कंप्यूटर की परचेजेस की है और दूसरी है ग्रे कलर की जो स्मार्टफोन की परचेजेस है, और ये है ऋषुनगर के डिजिटल डिवाइसेस की परचेज का ग्राफ फॉर द ईयर्स 2015 to 2019. So let us see how we can attempt this question. The bar graph shows the data for purchase of smartphones and computers in Rishunagar from 2015 to 2019. This is an introduction. यहाँ पर हमने ये बताया है कि जो analytical paragraph नीचे आएगा वो इस चीज़ के बारे में है जो हमें bar graph से पता चली। अब हम trends बताएंगे। The purchase of digital devices increased from 2015 till 2017. However, there was a decrease in purchases made in 2018. The figure rose once again in the year 2019. ये सारी information हमें उस bar graph से मिली है। While the number of computers purchased in 2015 was 39,000, for smartphones the number for 2015 was 43,000. अब ये information भी हमने इस bar graph से ही ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 में सेल है यहाँ पर 39,000 और इसकी सेल है अप्रॉक्सीमेटली 43,000। यही चीज़ हमने वहाँ पर मेंशन कर दी है पैराग्राफ में। Similarly, in the year 2016, the purchase figures for smartphones were higher than those of computers. यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 2016 में भी स्मार्टफोन्स की परचेज कंप्यूटर से ज़्यादा थी। आइए ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्मार्टफोन्स की परचेज कंप्यूटर की परचेज से ज़्यादा है। आगे चलते हैं। The trend saw a change in the year 2017 when the purchase of computers exceeded that of smartphones. So 2017 का ट्रेंड देखते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर्स की परचेज स्मार्टफोन की परचेज से ज़्यादा है, यही चीज़ हमने मेंशन कर दी। नेक्स्ट, in the following years in 2018 and 2019, once again the purchase of smartphones surpassed that of computers. Surpass means आगे जाना। तो 2018 और 19 में स्मार्टफोन्स की परचेज कंप्यूटर की परचेज से ज़्यादा है, यही हमने लिखा। तो इस तरह के ट्रेंड्स आपने इस बार ग्राफ से एनालाइज करके अपने पैराग्राफ में इंक्लूड करने हैं। अब हम आगे चलते हैं। Although through the years there has been a steady growth in purchase of digital devices, the purchase of smartphones has exceeded that of computers except in the year 2017. In 2019, the figures of purchases of smartphones stood at 1,30,000 while that for computers was 90,000. तो इस तरह के ट्रेंड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए हैं, अलग अलग तरह के ट्रेंड्स आपके साथ शेयर किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इतने सारे ही ट्रेंड्स इंक्लूड करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 4 ट्रेंड्स आपने इंक्लूड करने हैं अपने पैराग्राफ में। अब हमारी कंक्लूजन आती है। द ट्रेंड ऑफ ग्रेजुअल ग्रोथ इन परचेज ऑफ डिजिटल डिवाइसेज इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सेम पैटर्न। As per the ongoing trend, one can expect higher purchases of smartphones in comparison to computers. तो इस तरह से हम इस एनालिटिकल पैराग्राफ को कंक्लूड कर देंगे। अब जो सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन की, उसमें हमें ये मैगजीन सेक्शन से जो आर्टिकल का एक्सर्प्ट दिया है उसे पढ़ना है। द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इज इम्प्रैक्टिकल। द पर्पस ऑफ आर्टिकल्स लाइक बैग्स एंड पैकिंग इज अल्टीमेटली टू मेक ह्यूमन लाइफ ईजियर। Plastic articles do this well, so they should not be banned. Now you have to write a paragraph to analyze the given argument. अब यहाँ पर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है जो ये कहता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन इम्प्रैक्टिकल है। हमें इस
आर्टिकल को, इस आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करना है, मींस हमें अपने विचार देने हैं कि हम क्या सोचते हैं इस आर्ग्यूमेंट के बारे में। तो हम या तो इसके फॉर सोचेंगे या फिर हम इसके अगेंस्ट सोचेंगे। तो जो भी हम सोचते हैं उसे हमें एक पैराग्राफ में मेंशन करना है। You could think about what alternative explanations might weaken the given conclusion and include rationale or evidence that would strengthen or counter the given argument. अब या तो आप for लिखेंगे या फिर आप against लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे आपको उसे प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंसेस देनी है, कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी है, जिससे कि आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप उसके फॉर लिखेंगे और आप फॉर में भी एविडेंसेस देंगे, एक्सप्लेनेशंस देंगे अपनी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर आप इसके अगेंस्ट लिखते हैं तो भी आपको ऐसे ही अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और रैशनल लॉजिक प्रेजेंट करके। तो आइए देखते हैं, एक तरीका मैंने भी अप्लाई किया है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। I do not support the given argument which asserts that the ban on plastic is impractical. तो फर्स्ट लाइन में ही आपको बता देना है कि आप फॉर हैं या अगेंस्ट हैं, आप इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं। मैं इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, तो मैंने ये लिख दिया है that I do not support this argument. Now I will give some explanation and some arguments and some evidence also to prove this thing कि मैं इसको सपोर्ट क्यों नहीं करती हूँ। Other than doing what it is supposed to do, यहाँ पर than आएगा, I'm sorry for the wrong spelling. Other than doing what it is supposed to do, that is packing, plastic causes some extremely serious harms. These harms are much more than the benefits provided by plastic. Plastic is suffocating the earth and all life present on it. When humans also use plastic for food storage, it releases harmful chemicals into the food, which is a major cause for ailments like cancer. It is choking the plants through its presence in the soil. Accidentally, it is being eaten by animals when it gets stuck to the plants that they feed on. Microplastics have also accumulated on ocean beds and are killing marine life. तो मैंने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी है अपने पॉइंट को वैलिड बनाने के लिए। आगे चलते हैं। It can be rightly said that today plastic is life's biggest enemy. As the negative impact of plastics outweighs its advantages, the ban on plastics is the need of the hour. In fact, instead of the government agencies imposing a ban on plastics, we should also restrain ourselves and the people around us from using it. So, we can conclude that the manufacturing of single-use plastic should be curtailed altogether. Curtailed means to put an end to something. So, ऐसी आपने एंड में कंक्लूजन भी देनी है जो समराइज करती है आपके आर्ग्यूमेंट को। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगेन आई विल टेल यू दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आई एम जस्ट गिविंग यू वन वे ऑफ हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। बाकी आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिटरेचर सेक्शन से, इसकी वेटेज है 30 मार्क्स की। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10, in this you have to attempt any 2 questions in 20 to 30 words each from A and B respectively. तो इसमें आपके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन A, सेक्शन B। दोनों सेक्शंस में आपके पास 3 क्वेश्चंस ईच रहेंगे और उनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज है 2 मार्क्स की, तो हमें हर क्वेश्चन को 20 to 30 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। ये वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के हर क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट दी जाएगी सब्जेक्टिव सेक्शन में, और आपको इस वर्ड लिमिट के अंदर ही रहकर अपने आंसर को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड पेगी जस्टिफाई हर क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा। क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड्स रिएक्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स ऑन सीइंग द पायरेट। क्वेश्चन 3 है, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज अ करेजियस मैन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड पेगी जस्टिफाई हर क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा, आइए देखते हैं इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। Peggy felt that Wanda lied about the dresses that she had in her closet. She also found Wanda's surname to be funny. Peggy just wanted to have fun and did not intend to harm Wanda. तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में ये बता दिया है कि पेगी ने अपने एक्ट को कैसे जस्टिफाई किया। उसने कहा कि उसे ऐसा लगता था कि वांडा अपनी ड्रेसेस के बारे में झूठ बोलती है
उसे वांडा का सरनेम भी फनी लगता था और वो सिर्फ फन करना चाहती थी, वो वांडा को हार्म नहीं करना चाहती थी। तो ये थी पेगी के जस्टिफिकेशन फॉर हर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड्स रिएक्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स ऑन सीइंग द पायरेट। ये जो क्वेश्चन है ये कस्टर्ड द ड्रैगन नाम की पोएम से लिया गया है। हमें बताना है कि जब वहां पर पायरेट आ जाता है तो कस्टर्ड का रिएक्शन क्या था और वो बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट था। आंसर देखते हैं। एवरीवन टीज्ड कस्टर्ड फॉर बीइंग अ कावर्ड, बट व्हेन द पायरेट केम दे ऑल फ्लेड एंड हिड। इट वाज कस्टर्ड हु फेस्ड द पायरेट विद करेज, फॉट विद हिम एंड फिनिश्ड हिम ऑफ। तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो सब लोग कस्टर्ड को छेड़ते थे, कहते थे कि वो कावर्ड है, लेकिन जब वहां पर एक पायरेट आया तो सब भाग गए और छुप गए। कस्टर्ड ही करेजियस था जिसने हिम्मत के साथ पायरेट का सामना किया, उसके साथ लड़ा और उसे खत्म कर दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज अ करेजियस मैन। इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, अ करेजियस मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फेस फियर, अ करेजियस मैन इज द वन हु डज नॉट गिव इन टू फियर, द वन हु फेसेस फियर इज करेजियस। तो मंडेला के हिसाब से करेजियस वो नहीं है जो फियर का सामना ही नहीं करता, करेजियस वो है जो फियर के सामने घुटने नहीं टेकता, जो फियर को करेज के साथ सामना करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन बी। इसमें भी हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन की वेटेज है 2 मार्क्स की। Question number 1 है, why did Oliver Lutkin's mother laugh as she chased him and Bill away? Why was it important for Mrs. Pumphrey to be a little cruel in order to be kind towards Tricky? List any one characteristic of Bholi's teacher with reference to her first day at school. Give a reason for your answer. तो ये तीनों क्वेश्चंस फुटप्रिंट विदाउट फीट से हैं और सेक्शन ए के तीनों क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट बुक से थे। अब देखते हैं इनका आंसर कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ओलिवर लुटकिंस मदर लाफ एज शी चेज्ड हिम एंड बिल अवे। यहाँ पर हिम की जगह आना चाहिए था एज शी चेज्ड द नरेटर एंड बिल अवे। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पेपर में अगर कोई मिस्टेक है तो वो करेक्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। लुटकिंस मदर न्यू दैट हर सन वॉज प्रिटेंडिंग टू बी बिल। शी वॉज एंजॉइंग द वे इन विच हर सन वॉज मेकिंग अ फूल ऑफ द नरेटर। The confusion caused to the poor lawyer amused her and made her laugh. अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, why was it important for Mrs. Pumphrey to be a little cruel in order to be kind towards Tricky? इसका आंसर देखते हैं। Mrs. Pumphrey was overfeeding Tricky due to excessive affection. This had made Tricky overindulgent. She had to cut down Tricky's food intake to make him regain good health. So, if she wanted Tricky to be back to normal, she had to be harsh by restraining herself from overfeeding it. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिस्ट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भोलीज टीचर विद रेफरेंस टू हर फर्स्ट डे एट स्कूल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब भोली के टीचर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज हमें पता है। शी वॉज काइंड, शी वॉज जेंटल, शी वॉज अफेक्शनेट, शी वॉज कंसर्न्ड। तो इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक आपने पिक करना है और उसके लिए आपको रीजन भी देना है कि वो क्वालिटी आपको कैसे पता लगी। आंसर कैसे कर सकते हैं? भोली's teacher was very kind towards her. When Bholi started weeping due to her inability to speak, she spoke softly. Her words touched Bholi's heart and gave her support and comfort. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट एज आई हैव टोल्ड यू, देयर इज नॉट वन सिंगल वे टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, देयर आर मेनी वेज। आप अपनी तरफ से कोई भी एक क्वालिटी को पिक करके उसका रीजन दे सकते हैं। नाउ वी मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको गिवन क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर भी सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए में फर्स्ट फ्लाइट बुक के क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में फुटप्रिंट विदाउट फीट के क्वेश्चंस हैं। आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो 40 to 50 वर्ड्स ईच में लिखना है। हर क्वेश्चन की वेटेज है 3 मार्क्स। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं सेक्शन ए में। एनी राइट्स दैट इट वाज फॉर्चुनेट दैट मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, व्हाई डज शी फील सो। क्वेश्चन 2 है, द यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन द पोएम फायर एंड आइस कन्वेज द पोएट्स मैसेज इफेक्टिवली, एक्सपैंड विद रेफरेंस टू द पोएम। और क्वेश्चन 3 है, जस्टिफाई द पोएट्स allusion to Rapunzel in Amanda. So one by one we'll cover all the 3 questions.
Question 1. Annie writes that it was fortunate that Mr. Keesing took the joke the right way. Why does she feel so? Let us see how you can write the answer. Annie felt fortunate that Mr. Keesing took the joke the right way because in case he would have been serious, she would have been punished severely. Annie had written a poem in which the father swan bit the 3 ducks because they quacked too much. Through the father swan, she referred to Mr. Keesing, making a joke of him. She wanted to stress on the importance of talking. So she thought that she was fortunate that Mr. Keesing got the joke and took it in a lighter sense. अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था, द यूज ऑफ सिम्बोलिज्म इन द पोएम फायर एंड आइस कन्वेज द पोएट्स मैसेज इफेक्टिवली, एक्सपैंड विद रेफरेंस टू द पोएम. आइए देखते हैं हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज यूज्ड द लिटरेरी डिवाइस ऑफ सिम्बोलिज्म इन द पोएम फायर एंड आइस. Fire is the symbol of desires, lust and greed, while ice symbolizes hatred, indifference and cold behavior. According to the poet, these two emotions are very powerful. Both desire and indifference can lead to destruction and end of the world. So like this you can attempt this question. Now we see question number 3. Justify the poet's allusion to Rapunzel in Amanda. Let us see how you can attempt this question. In the poem Amanda, the poet uses allusion when he refers to Rapunzel. The allusion is apt because just like Rapunzel lived with a witch who would constantly check her and implement rules, Amanda too feels caged by restrictions. She wants peace and isolation like Rapunzel had in her tower. Amanda clarifies that she won't behave like Rapunzel and won't let her head down for anyone. So this is how you can attempt this question. Now we move ahead to section B. Again you have to attempt any 2 questions. These are from chapters in the Footprint Without Feet book. Each question carries a weightage of 3 marks. Question 1 है, Griffin's brilliance as a man of science fades before his darker traits. Comment. Question number 2. Why do you think Mr. Wheeler was pleased that Richard Ebright not only put in nightly research hours towards butterflies but also his other interest? And question 3 is, what made Madame Forestier exclaim in astonishment when she saw Matilda years after the minister's ball? Now we'll discuss them one by one. Question 1 is, Griffin's brilliance as a man of science fades before his darker traits. Comment. तो इसका आंसर हो सकता है, it is true beyond doubt that Griffin was a brilliant scientist. Through his experiments, he had discovered a way to make the human body transparent. Also, he was lawless and quick-tempered, due to which people disliked him. He burned the landlord's house in revenge, stole money from the priest's house, and even broke into shops. तो यहाँ पर हमने बताया कि ऑल्दो ग्रिफिन एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, उसने क्या डिस्कवरी की थी, लेकिन वो लॉलेस भी था, क्विक टेम्पर्ड था, जिसकी वजह से लोग उसे डिसलाइक करते थे. उसने बहुत बड़े बड़े गलत काम भी किए थे. अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, why do you think Mr. Wheeler was pleased that Richard Ebright not only put in the nightly research hours towards butterflies but also his other interest? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? Mr. Wheeler was glad that along with academic pursuits, Richard Ebright was following his hobby well. He wanted Richard to gain knowledge of many things and become an all-rounder. His interest in debating, canoeing and photography made him a well-rounded personality. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, What made Madame Forestier exclaim in astonishment when she saw Matilda years after the minister's ball? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? Madame Forestier met Matilda while walking at the Champs-Élysées almost after 10 years. When Matilda greeted her as John, Forestier was astonished on being familiarly addressed because she did not recognize Matilda. She exclaimed that Matilda had changed a lot from when they had last met. Her hair was badly dressed, her skirts were awry, hands were red and spoke in a loud voice. Now we move ahead. Question number 12. Answer any one of the following in 100 to 120 words. तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है, 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस फर्स्ट लाइट बुक से हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने 100 टू 120 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है और आपने दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन लेना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, नटालिया एंड इवान आर्ग्यूड अबाउट द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोज एंड द सुपीरियरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव डॉग्स इन द प्ले द प्रपोजल. ये चीज हमें पता है.
Imagine yourself as the playwright of the play. Based on your understanding of the personality traits of Natalia and Ivan, write a dialogue based on an imaginary event showcasing another argument between them. तो अब हमें क्या करना है, हमें इस प्ले के प्ले राइट की तरह एक और आर्ग्यूमेंट डेवलप करना है नतालिया और इवान के बीच में. तो जिस तरह से दोनों ने ऑक्सन मेडोज और अपने डॉग्स के बारे में आर्ग्यूमेंट किया था, हमें अपनी इमेजिनेशन के साथ एक और इवेंट क्रिएट करके डायलॉग राइटिंग करनी है नतालिया और इवान के बीच में. आइए देखते हैं हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Ivan says, "May I have the privilege of asking you to accompany me to the New Year's Eve ball at the Romanov?" Natalia says, "Oh, I would be honored to attend the party. Are we going there as guests of honor like my aunt used to go?" Ivan says, "No, sweetheart, I will have to buy tickets for the event." Natalia says, "This is such a disgrace. We have to buy tickets for an event where my relatives are invited as guests of honor. Attending such an event by buying seats is below my honor, you cheapstick. How could I never dream of something like this happening to me?" तो अब ऐसे हमने एक इवेंट क्रिएट किया, एक इमेजिनरी इवेंट, न्यू ईयर्स ईव बॉल. फिर हमने उनके बीच में थोड़ी डिस्कशन दिखाई और आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया. Ivan says, "But my lady, don't worry, I will get seats for us in the first row. They are offering complimentary dinner too." Natalia says, "It is beyond contemplation. I should have known before that you Lomovs do not have any self-respect. Get out of my house and don't even dream that I will accompany you to the event on those tickets of yours. You are a useless man." Ivan says, "Oh, please, my heart is about to burst. I am having palpitations. Water, water, save me, help." तो जिस तरह से हमने ये आर्ग्यूमेंट पढ़ा है उस प्ले में, उसी तरह का आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है विद इन द वर्ड लिमिट ऑफ 100 to 120 वर्ड्स. अब जो सेकेंड क्वेश्चन की ऑप्शन है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड कमेंट ऑन द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ हेल्प बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ दीज टू स्टोरीज रिसीव्ड. अब हमें यहाँ पर दो एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं दो अलग अलग चैप्टर्स में से, और दोनों कैरेक्टर्स जिनका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उन्हें हेल्प मिली थी, लेकिन उन्होंने उस हेल्प को कैसे रिएक्ट किया उसके बारे में हमें कमेंट करना है. A है, "Suddenly I came out of the clouds and saw two straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty." This is from the Black Aeroplane story. And the second one is, "All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter. It was nothing less than a letter to God. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence." This is from A Letter to God. तो यहाँ पर ये जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है और लेंचो है, दोनों को ही मदद मिली है, लेकिन दोनों का ही उस हेल्प के प्रति जो रिएक्शन है वो डिफरेंट था, और उसे ही हमने डिटेल में एक्सप्लेन करना है. तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं. Both the characters in the stories needed help. ये सिमिलैरिटी है दोनों कैरेक्टर्स में कि दोनों को मदद चाहिए थी. In the story The Black Aeroplane, the pilot was helped by a stranger in a black aeroplane which did not have any lights. It steered through the dark clouds. Later the narrator was told that there was no other plane in the sky other than his. It was not clear who helped him. He had not asked for help but got it, and was thankful to the person for help helping him steer out of the storm. Next paragraph में हम लिखेंगे, "In the story A Letter to God, Lencho wanted a different kind of help. Lencho the farmer wrote a letter to God asking for money. The postmaster at the post office was shocked to see a letter addressed to God. He was amazed at the faith that Lencho had in God. The kind-hearted postmaster wanted to retain the poor farmer's belief. So he raises the money but falls a bit short of the required amount. The next Sunday, when Lencho visits the post office, he is handed the envelope. The staff does not disclose the source of the money to Lencho, who is very confident when he gets the letter. On seeing that the amount of money is lesser than what he had asked for, Lencho gets furious.
He is not satisfied by the help that he gets. He doubts the post office employees for stealing the remaining amount of money. तो हमने इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमने डिटेल में एलैबोरेट करना है कि दोनों लोगों का रिएक्शन कैसा था, जिनको मदद मिली उन्होंने उस हेल्प को कैसे रिएक्ट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से हैं। पहला क्वेश्चन है, हरी सिंह सेज ही न्यू इट बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। Anil successfully addressed the situation by not addressing it at all. Elaborate based on your reading of the thief's story. तो हम इस आंसर को किस तरह से लिख सकते हैं? In the lesson, the thief story, there is a thief named Hari Singh. He is a habitual thief. Although he had decided not to steal, on seeing the notes, he was tempted and once again stole his employer Anil's money. Anil knew that Hari had stolen the money. The currency notes were damp, which indicated this. However, Anil was wise to understand that Hari had been honest. That is why Hari had returned to Anil and had kept the money back. His honesty had overpowered the temptation. Hari's conscience had rebuked him, which was a good lesson for him. So, Anil decided to remain quiet and pretend that everything was normal. On the contrary, he wanted to reward Hari for his honesty. Anil did not discuss Hari's act of stealing the money because it would be counterproductive. It would show him down and Anil wanted to recognize the honest act of Hari. तो अनिल ने अपने इस बिहेवियर से हरी की ऑनेस्टी को आइडेंटिफाई किया और उसे ज़्यादा इज्जत दी और इसी वजह से उसने उसके थेफ्ट के एक्ट को डिस्कस नहीं किया। सेकेंड ऑप्शन है, रीड द फॉलोइंग कोट बाय एन अमेरिकन ऑथर E.E. हेल। तो कोट है, I am only one but I am one. I cannot do everything but I can do something and I will not let what I can do interfere with what I do. Bholi's evolution from a dumb cow to a masterpiece supports the given quote justify. तो अब हमें ये बताना है कि भोली का जो एवोल्यूशन है वो पहले कैसी थी और बाद में बड़ी होकर वो कैसे बन गई, वो जो उसका जर्नी रहा है वो इस कोट को कैसे जस्टिफाई करता है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? एज अ चाइल्ड भोली वॉज कंसिडर्ड टू बी अ डम्ब काउ बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग एंड सबमिसिव नेचर. शी रिमेन्ड क्वाइट एंड नो वन पेड एनी अटेंशन टू हर नीड्स. On the guidance of the local school principal, her father admitted her to the local school. The teacher was very gentle with Bholi. She was affectionate and gentle. यहाँ पर आप gentle की जगह kind भी लिख सकते हैं. Gradually, Bholi gained confidence, got educated and overcame stammering. As she regained her self-esteem, she became capable to stand for herself. When she realized that her groom was a greedy man, she spoke up. She refused to marry him and decided to live with her parents, serve them and teach in the same school where she had studied. अब हमारा conclusion आएगा. This journey of Bholi's growth shows the idea of being an individual. She did not get exploited. Bholi evolved to be proactive as she wanted to contribute to the well-being of her parents in the future. So इस तरह से we came to an end of this video. हमने पूरा sample question paper का part B यहाँ पर discuss किया है. Thank you for watching this video. I hope it is helpful to you and you liked it. If you liked it, do hit the like button, share this video with your friends and do hit the bell icon below this video so that you get notifications regarding the next uploads. Thank you, and once again I remind you that please follow us on our social media platforms for interesting stuff related to English.